हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल होम साइंस एग्ज़ाम मास्टर। आज हम लोग अपनी जीआईसी प्रवक्ता परीक्षा जिसकी की डेट आ गई है उससे सिलेबस से रिलेटेड कुछ प्रश्नों का अध्ययन करेंगे जो आपके पीजीटी और नेट के एग्ज़ाम के लिए भी महत्वपूर्ण है। तो सबसे पहले ज़्यादा टाइम ना लेते हुए मैं आपसे कहूँगी कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। ओके, तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित है? रेशम मानवकृत रेशा, रेयॉन प्राकृतिक रेशा, लिनिन वानस्पतिक रेशा, ऊन धात्विक रेशा। तो यहाँ पर हमारा करेक्ट आंसर होता है आंसर नंबर सी। ठीक है, लिनिन वानस्पतिक रेशा। लिनिन क्या है? हमारा वानस्पतिक रेशा है, ये सही है। जो लिनिन है हमारा वो क्या है? एक वानस्पतिक रेशा है और इसके पौधे का नाम यूसी टेडिशियम है। क्या है? यूसी टेडिशियम। इसको आप नोट कर लें अपने पास। ओके, मैं बोल रही हूँ यूसी टेडिशियम, क्योंकि कभी कभी एग्ज़ाम में पूछ लेता है कि ये किससे संबंधित है या इससे कौन सा रेशा बनता है। तो यूसी टेडिशियम। आपको प्रश्नों को सिर्फ उनके उत्तर ही नहीं जानने और साथ ही साथ में उसके बारे में भी आपको जानना है। और मेरी ये पूरी कोशिश रहेगी कि मैं आपको उन प्रश्नों में जितने भी ऑप्शन हैं उसके बारे में अच्छे से बता पाऊँ। ओके, तो हम लोग यहाँ पे जैसे अब ये इम्पॉर्टेंट यहाँ पर क्या हो गया, इसके प्लांट का नाम कि लिनिन नामक जो रेशा है वो कहाँ से प्राप्त होता है। तो ये क्या इस प्लांट से प्राप्त होता है। और ये जो हमारे रुई के रेशे हैं अर्थात हमारा कॉटन जो है उससे भी ज़्यादा क्या होता है? महंगा होता है। और प्राचीन काल में लिनिन एक बहुत ही महत्वपूर्ण वस्त्र रहा है। मैंने आपको पहले भी बताया है कि चीन का इससे बहुत गहरा संबंध है और ममीज़ में ये लपेटा जाता था। ठीक है, तो हमारा नेक्स्ट जो ऑप्शन है उसमें मैं देखूँगी, सब मैं आपको क्लियर कराते हुए चलूँ जिससे कि आपको रिकॉल हो जाए कि कौन सा किसके अंतर्गत आता है। तो आप देखेंगे कि रेशम जो है वो हमारा क्या है? रेशम हम सभी जानते हैं ये किसके अंतर्गत? ये हमारे नेचुरल फाइबर अर्थात हमारे प्राकृतिक रेशे के अंतर्गत आता है। तो ये मानवकृत रेशा तो है ही नहीं, मैन मेड फाइबर, तो इसलिए ये ऑप्शन हमारा गलत हो जाता है। रेयॉन क्या है? प्राकृतिक रेशा है रेयॉन? नहीं, मैंने आपको बताया है रेयॉन क्या है? मैन मेड फाइबर है। मैन मेड फाइबर है जो कि हमारे जिसमें नाइट्रोसेल्यूलोज, विस्कस है और क्यूप्रामोनियम। ठीक है, तो ये ऑप्शन भी हमारा रॉन्ग होता है यहाँ पर। और ऊन धात्विक रेशा है? नहीं, धात्विक रेशा क्या है? धात्विक रेशे के बारे में मैंने आपको बताया कि जो ये धातुओं से प्राप्त होता है जिसमें कि हमारा बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल है सोना, चांदी, एस्बेस्टास, स्टील आदि के रेशे जो हैं वो हमारे धात्विक रेशे के अंतर्गत आते हैं अर्थात धातुओं से बने हुए रेशे। हम लोग बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऊन जलने के बाद देती है। ऊन जलने के बाद क्या देती है? आपको याद रहना चाहिए, स्मेल भी याद रहनी चाहिए, जलने के बाद जो वो रेसिड्यू छोड़ता है वो भी याद रहना चाहिए। ठीक है, तो हम लोग देखेंगे फर्स्ट ऑप्शन है काली भस्म, दूसरा है ग्रे भस्म, फिर सी है काले दाने, इनमें से कोई नहीं। ठीक है, तो ऊन जो है वो जलने के बाद क्या देता है? हमारा यहाँ पर कौन सा ऑप्शन करेक्ट होता है? ऑप्शन नंबर ए। ओके, काली भस्म देता है। तो आप ये याद रखिए, ब्लैक ऐश क्या देता है? ऊन हमारा ब्लैक ऐश देता है। ओके, तो ये हमारा ब्लैक ऐश देगा, उसका रेसिड्यू ये रहता है। ओके, और जो आपका ग्रे भस्म है ये आपका कॉटन का है। ठीक है, कॉटन है और कैसी स्मेल आती है? पेपर लाइक स्मेल आती है। और ऊन के जलने की कैसी स्मेल आती है? पंखों के जलने के समान स्मेल आती है। ओके, और काले दाने किसमें रहेंगे? जो हमारे आपके आर्टिफिशियल फाइबर छूटते कृत्रिम रेशे हैं वो जलने के बाद क्या होते हैं? सिकुड़ जाते हैं और काले काले से दाने देते हैं। और ये क्या, ये जलते नहीं हैं क्या, बल्कि पिघलते हैं। ठीक है, ये क्या है? ये आपके पिघलते हैं। बल्कि जो हमारा ऊन है वो जलने के बाद काली भस्म देगा। और उसके जलने की प्रक्रिया कैसी होगी? बहुत तेज़ नहीं, उसकी जलने की प्रक्रिया कैसी होती है? बहुत धीमी होती है। और जलते समय कैसी स्मेल आती है? इसमें पंखों, फेदर लाइक स्मेल, पंख के समान स्मेल आती है। और ये काले रंग के गुब्बारे की जैसी ऐश ब्लैक कलर की छोड़ता है, जिसको कि अगर हाथ से टच करें तो वो क्या होगा? वो टूट जाएगा, वो मतलब टूट जाती है। ओके, तो ये आपका यहाँ पर हमारा ऑप्शन नंबर ए इसमें करेक्ट होता है। थर्ड क्वेश्चन है, भ्रूणावस्था रहती है कब से कब तक?
गर्भधारण से 2 सप्ताह तक, 2 सप्ताह से 8 सप्ताह तक, 8 सप्ताह से 24 सप्ताह तक, 8 सप्ताह से जन्म तक। ठीक है, तो भ्रूणावस्था, अवस्थाओं के बारे में पूछा गया। अगर देखें तो मैं आपको बता दूं, पहली कौन सी है, डिंबावस्था, जो कि आपकी स्टार्ट होती है ये आपकी ये जाइगोट का निर्माण जिस समय होता है 15 दिन की अवस्था, वो आपकी क्या, डिंबावस्था। दूसरी आपकी है, आती है भ्रूणावस्था। ठीक, भ्रूणावस्था आपकी जो है वो आपकी 2 सप्ताह से 8 सप्ताह तक की चलती है। ठीक है, और मैं इसका यहाँ पर ये भी बताती हुई चलती हूँ कि उस समय जो शिशु है उसके प्रमुख अंगों का निर्माण हो जाता है। ठीक है, प्रमुख अंगों का निर्माण हो जाता है और दूसरे महीने के अंत तक इसका भार कितना हो जाता है, 2 ग्राम हो जाता है। ओके, भ्रूणावस्था में कितना भार हो जाएगा, 2 ग्राम इसका भार हो जाएगा और इसकी लंबाई कितनी होगी, 1 इंच से 2 इंच तक इसकी लंबाई हो जाती है। और तीसरा अवस्था पूरी ये जो गर्भावस्था के नाम से जानी जाती है। तो इस तरह अगर हम देखेंगे, डिंबावस्था, भ्रूणावस्था, गर्भावस्था, और सबसे लंबी ये वाली अवस्था है, ये आपकी सबसे लंबी अवस्था होती है। ओके, सबसे छोटी डिंबावस्था, सबसे लंबी गर्भावस्था और सबसे छोटी हमारी कौन सी होती है, ये भ्रूणावस्था होती है। ये आपको क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा। पढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। पर्नीशियस रक्ताल्पता या अनीमिया होता है किसकी कमी से। ठीक है, फोलिक एसिड, लौह तत्व, विटामिन B12 और विटामिन B6 आपका। तो इसका करेक्ट आंसर होता है विटामिन B12। आपको हमेशा ये याद रखना है कि पर्नीशियस अनीमिया, क्योंकि कई बार पूछ लेता है कि आयरन की कमी से कौन सा अनीमिया होता है, विटामिन B6 की कमी से कौन सा अनीमिया होता है। तो इसमें आपको कंफ्यूज नहीं होना है, विटामिन B12 की कमी से आपका पर्नीशियस अनीमिया होता है। और पर्नीशियस अनीमिया में होता क्या है, ये इसमें जो आपका जो जूस है, जो गैस्ट्रिक जूस जो निकलता है, उसमें क्या हाइड्रोक्लोरिक एसिड का क्या हो जाती है, कमी हो जाती है। ठीक है, यहाँ पे डिफिशियंसी ऑफ HCl। ओके, यहाँ पे HCl की डिफिशियंसी होती है और जिससे कि विटामिन B12 का एब्जॉर्प्शन नहीं हो पाता है। ओके, यहाँ पर क्या होता है, विटामिन B12 का एब्जॉर्प्शन नहीं होता है, जिसके कारण से पर्नीशियस अनीमिया की स्थिति उत्पन्न हो जाती है। तो इसके लिए उत्तरदायी कौन है, HCl, डिफिशियंसी ऑफ हाइड्रोक्लोरिक एसिड, जो कि हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन में होता है। और ये हमारे पेट में आने वाले बैड बैक्टीरिया को किल करने का काम करता है और हमारे जो मीडियम चेंज करता है। जैसे भोजन हमने खाया तो उसको क्या क्षारीय मीडियम से क्या करता है, अम्लीय मीडियम में परिवर्तित कर देता है, जिससे कि उसका पाचन अच्छी प्रकार से हो सके। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बालक का विकास है। बालक का विकास क्या है, वातावरण एवं अधिगम का परिणाम, वंशानुक्रम एवं वातावरण का परिणाम, वंशानुक्रम एवं अधिगम का परिणाम, और इनमें से कोई नहीं। तो ये क्वेश्चन बार बार बहुत सारी, अगर जिन बच्चों ने टेट CTET भी दिया होगा तो वहाँ पर भी ये पूरा आता है। तो मैं हिंदी में, इंग्लिश में भी बता दूं कि बालक का विकास मतलब कि बच्चे का डेवलपमेंट किस पर निर्भर करता है। तो आप हमेशा जानते हैं, आपने बार बार पढ़ा होगा, ऑप्शन नंबर B वंशानुक्रम एवं वातावरण का परिणाम है, हेरिडिटी एंड इन्वायरमेंट। ओके, हेरिडिटी एंड इन्वायरमेंट, इन दोनों का, ये दोनों क्या है, एक ही सिक्के के दो पहलू हैं और ये दोनों ही प्रभावित करते हैं शिशु के विकास को। वंशानुक्रम का मतलब पीढ़ी दर पीढ़ी जो गुणों का हस्तांतरण होता है वो वंशानुक्रम है। और वातावरण क्या है, वातावरण जैसे वातावरण में हम बच्चे को रखते हैं उसका उसी प्रकार से विकास होता है। अगर हम बच्चे को अच्छा इन्वायरमेंट देंगे तो उसका विकास उस प्रकार से होगा। ओके, तो ये क्वेश्चन आपको क्लियर हो गया। बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, और हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, लड़कों के लिए विवाह की निम्नतम वैधानिक आयु क्या है। 24 वर्ष, 21 वर्ष, 18 वर्ष और 23 वर्ष। यहाँ पर हमारा ऑप्शन नंबर B करेक्ट होता है, 21 वर्ष। वैधानिक आयु मतलब संविधान के द्वारा निर्धारित आयु, और ये आयु ऐसे ही नहीं निर्धारित की गई है, पहले ये 18 वर्ष थी और ये बाद में इसमें संविधान में संशोधन हुआ, जिसके फलस्वरूप लड़कों की आयु 21 वर्ष, यहाँ बॉयज़ के लिए 21 वर्ष है और गर्ल्स के लिए कितनी है, 18 वर्ष है। ठीक, तो यहाँ पर ये संविधान संशोधन के आधार पर इसको मतलब कि बदला गया है।
क्षारीय अभिकर्ताओं का प्रयोग हटाने के लिए किया जाना चाहिए। क्या किया जाना चाहिए क्षारीय अभिकर्ताओं का प्रयोग हटाने के लिए? जानतव दागों को, वनस्पतिक दागों को, खनिज दागों को और चिकनाई युक्त दागों को। तो क्षारीय अभिकर्ता है मतलब कि जो आपके जो बेसिक मतलब क्षार जिसको हम क्या कहते हैं, बेस कहते हैं, ठीक है। तो बेस का प्रयोग हम किस में करेंगे? स्टेन रिमूविंग का क्वेश्चन है ये। जब हम स्टेन रिमूवर के बारे में भी मैं एक वीडियो बनाऊंगी, आपको मैं उसमें बताऊंगी कि किस प्रकार से कौन कौन से कैटेगरी हैं जिसमें कि आपके वनस्पति आते हैं, जानतव आते हैं और आपके साथ ही साथ आपका वो आता है कि जिसमें आपका रस्ट स्टेन है, जैसे वो आपका मिनरल में आ जाता है। तो इस तरह से उसकी कैटेगरी अलग अलग है। तो यहाँ क्षारीय अभिकर्ताओं का प्रयोग पूछा है, तो क्षारीय अभिकर्ताओं का प्रयोग उसके लिए करेंगे जिसकी कि क्या जो जिसकी प्रकृति कैसी होगी, नेचर कैसा होगा, एसिटिक होगा। तो वनस्पतिक जो दाग हैं वो हमारे इसी नेचर के अंतर्गत आते हैं। तो उसमें क्या क्या है हमारा, जैसे हमारा टी है, कॉफ़ी है और आपका कोको है, ओके। तो ये सब किसके अंतर्गत आएंगे? हमारे वनस्पतिक दागों के अंतर्गत। एग्जाम में पूछा हुआ प्रश्न है कि चाय को किस कैटेगरी में आप रखेंगे, ठीक है। तो आप इस तरह से इस क्वेश्चन को देख सकते हैं। जानतव दाग में, जानतव की बात करें एनिमल्स की, एनिमल्स में इसमें ब्लड स्टेन आपका आ जाएगा। और खनिज दागों की बात करें तो यहाँ पर हमारा रस्ट स्टेन आ जाता है। चिकनाई युक्त दाग में हमारे घी, तेल, मक्खन के दाग, इन सारे दागों के का वर्णन किया जाता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, सिलाई मशीन की भारी चलती है, क्यों चलती है भारी? तेल व सफाई की कमी से, प्रेशर फूड पर अधिक दाब से, अधिक ढीली बेल्ट से, शटल में धागा फंसना। हाँ, तो ये पूछा है सिलाई मशीन के बारे में। तो मैं करेक्ट आंसर पहले आपको इसका बताती हूँ। इसका करेक्ट आंसर है तेल व सफाई की कमी से। जैसे मैं आपसे कहना चाहूँगी सिलाई मशीन के बारे में आप अच्छे से पढ़ें, सिलाई मशीन के पुर्जों की भी पूरी जानकारी रखें, क्योंकि प्रश्न ये इतनी कॉमन बातें हैं, हमें लगता है इसको तो हम कर लेंगे, लेकिन जो ऑप्शंस हैं वो इतने नज़दीक आते हैं कि आप उसको देख करके कन्फ्यूज़ हो जाएंगे। जैसे इस प्रश्न में आप देखेंगे कि ऑप्शंस में प्रेशर फूड पर अधिक दाब, अधिक ढीली बेल्ट, शटल का धागा, अगर आपने उसको नहीं पढ़ा है तो आप नहीं बता सकते कि प्रेशर फूड पर अधिक दाब होने से क्या होगा। अगर प्रेशर फूड आपका बहुत ज़्यादा है तो क्या होगा, तो मशीन क्या करेगी, छोटे छोटे लूप्स देना शुरू करेगी, ठीक है। शटल में धागा अगर फंसा हुआ है तो क्या मशीन सिलाई करना ही छोड़ देगी। तो ये जब आप अलग अलग पॉइंट्स को पढ़ेंगे तभी आप इन सब के बारे में जानेंगे। तो बहुत ही आसान सा प्रश्न, सिलाई की मशीन भारी क्यों चलती है? तेल व सफाई की कमी से। जब आप पढ़ेंगे तो आप उसमें जानेंगे कि मशीन की जो वो है रख रखाव वो बहुत ही अच्छे ढंग से होना चाहिए। उच्च ताप के, अगला प्रश्न, उच्च ताप के प्रयोग द्वारा सूक्ष्म जीवों की वृद्धि से बचाव कर भोजन को परिरक्षित करने की विधि क्या है? विकिरण, शुष्कीकरण, धुएं द्वारा निसंक्रमणीकरण। तो निसंक्रमणीकरण जो है यही आपका क्या है, ये करेक्ट आंसर है, निसंक्रमणीकरण। इसमें क्या, निसंक्रमण करना। उच्च ताप पर भोजन को ले जा करके हम क्या करते हैं, भोजन को निसंक्रमित करते हैं, ठीक है। तो ये ऑप्शन इसमें नहीं होगा और आपका इसमें ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट आंसर है। और नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, दबाने, मोड़ने व सिकुड़ने के पश्चात पुनः अपने आकार को प्राप्त कर लेना, वो कर लेने की योग्यता वो किस रेशे, मतलब वो उस गुण को हम क्या कहते हैं? लचीलापन, प्रत्यास्थता, तन्यता, घनत्व। तो करेक्ट आंसर इज बी। तो बी क्या है इसमें हमारा, बी करेक्ट आंसर है। प्रत्यास्थता, जिसने मेरा फाइबर वाला वीडियो देखा होगा वो बिल्कुल तुरंत पहचान जाएगा, क्योंकि मैंने इसकी पूरी परिभाषा ही ऐसी दी थी कि खींचने और तानने के बाद पुनः अपनी स्थिति को प्राप्त कर लेते हैं, और यह गुण प्रत्यास्थता अर्थात रेजिलेंसी कहलाता है। इसको मैंने बार बार बताया है कि यह गुण क्या कहलाता है, रेजिलेंसी कहलाता है। और आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिरके में होता है, सिरके में क्या होता है? सिट्रिक एसिड, लैक्टिक एसिड, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, एसिटिक एसिड। तो सिरके में हमारा कौन सा एसिड पाया जाएगा? सिरके में हमारा एसिटिक एसिड पाया जाता है, ठीक है। सिरके में, अब तो ये बात हो गई किसकी, सिरके की हो गई। सिट्रिक एसिड, सिट्रिक एसिड किस में पाया जाएगा? सिट्रिक एसिड हमारे लेमन में,
ठीक है, लेमन में पाया जाएगा। लैक्टिक एसिड किस में पाया जाएगा? हमारे मिल्क में पाया जाता है। और मिल्क में मिलने वाली शर्करा कौन सी है? लैक्टोज। और मिल्क का प्रोटीन, शर्करा की बात करें तो क्या? लैक्टोज। और प्रोटीन की बात हम करें तो प्रोटीन की बात करते हैं तो इसमें कौन सी प्रोटीन पाई जाती है? इसमें केसीन नामक प्रोटीन पाई जाती है। ठीक, और हाइड्रोक्लोरिक एसिड ये HCl है। HCl हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन में रहता है और ये क्या करता है? ये हमारे खाने को पचाने में सहायता प्रदान करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ताजे फल तथा सब्जियां आहार में सम्मिलित किए जाते हैं शरीर निर्माणक आहार के रूप में, ऊर्जा देने वाले आहार के रूप में, सुरक्षात्मक आहार के रूप में, इनमें से कोई नहीं। ठीक है, तो ये जो जब बात होती है ताज़े फल एवं हरी सब्जियों की तो वहाँ पर ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर आपका करेक्ट होता है। ऑप्शन नंबर सी, सुरक्षात्मक आहार के रूप में फल एवं सब्जियाँ ये हमारे क्या हैं? सुरक्षात्मक आहार हैं, क्योंकि लॉट्स ऑफ विटामिन्स एंड मिनरल्स आर देयर। हैं, और तो इसमें क्या प्रेजेंट होता है? मिनरल और आपके विटामिन्स प्रेजेंट होते हैं। ठीक, और अगला जो ये तो हो गई बात हमारी सुरक्षात्मक आहार की, और जो आपके विटामिन और मिनरल हैं वो किसकी कैटेगरी में आते हैं? वो सुरक्षात्मक। जब आप भोजन का वर्गीकरण पाठ पढ़ रहे होंगे तो आपने उसमें देखा होगा कि 3 प्रकार के भोजन होते हैं, शरीर निर्माणक, ऊर्जा देने वाले या ऊर्जा उत्पादक, और तीसरा है सुरक्षात्मक। ठीक है, तो शरीर निर्माणक में आपका प्रोटीन आता है, ऊर्जा देने वाले एनर्जी कौन कौन देता है? हमारे कार्ब्स, कार्बोहाइड्रेट्स एंड फैट। ओके, तो फैट हमारे क्या करते हैं? ये दोनों हमें एनर्जी देने का काम करते हैं। और सुरक्षात्मक में हमारे विटामिन्स एंड मिनरल्स आते हैं। तो सीधे सीधे फल एवं सब्जियों की बात है तो सुरक्षात्मक आहार इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय प्रौढ़ पुरुष की औसत दैनिक आवश्यकता प्रोटीन की है, क्या है? तो आपकी प्रौढ़ पुरुष की यहाँ पर बात करते हैं। जब हम किशोरावस्था को पार करके वृद्धावस्था के पहले तक की जो स्थिति है वही प्रौढ़ पुरुष की यहाँ पर बात की गई है। तो उसका करेक्ट आंसर हमारा होता है 0.8 ग्राम। 0.8 ग्राम किलोग्राम शरीर का भार, मतलब आपके शरीर के भार का। ठीक है, जैसे कोई व्यक्ति 50 किलो का है। ओके, यहाँ पे हम करते हैं कि कोई व्यक्ति क्या है 50 किलो का है। मैं बताऊँ आपको, कोई व्यक्ति अगर 50 किलो का है तो उसको 0.8 से आप मल्टीप्लाई करें। ओके, तो फिर जो भी आएगा तो उतनी आवश्यकता वहाँ के पुरुष को होगी। RDA टेबल मैं आपको बता दूँ 2020 रिलीज़ हो गई है, उसमें नया डेटा है। ये जो प्रश्न है ये आपके पुराने साल के प्रश्न हैं। ठीक है, तो उसमें नए डेटे से आप उसमें देखेंगे और उसी के हिसाब से उसको कैलकुलेट करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पैक्टिन पाया जाता है, पैक्टिन किस में पाया जाता है? केले में, अमरूद में, गेहूं में और अंडे में। ठीक, तो इसका करेक्ट आंसर क्या होता है? हमारा आंसर नंबर बी। यहाँ हमारा आंसर नंबर बी करेक्ट होता है कि पैक्टिन जो है वो हमारे कहाँ पाया जाता है? अमरूद में पाया जाता है। सॉरी, बी। ओके, तो पैक्टिन क्या है? ये नींबू प्रजातीय फल, मतलब कि जो यहाँ पे सिट्रस मतलब जूसी हैं उन फल की बात यहाँ पर की जाए। आप देख रहे होंगे कि केले में तो बहुत सारा गूदा पाया जाता है, लेकिन ये रॉन्ग आंसर है। इस तरह से आपको कंफ्यूज नहीं होना है। तो आप ये जानें कि जो सिट्रस फ्रूट्स हैं उनमें क्या पाया जाता है? पैक्टिन पाया जाता है। जैसे कि हमारे अमरूद है, सेब हैं और बेरीज़ हैं, इन सभी में वो ये पाया जाता है। और ये क्या है? एक पॉलीसेकेराइड स्टार्च है। ओके, पॉलीसेकेराइड जिसमें मतलब सेकेराइड्स की कई श्रृंखला हो, जैसे मोनोसेकेराइड है ना आपका, डाइसेकेराइड, फिर पॉलीसेकेराइड। ठीक, तो इस तरह से आप इसको देखेंगे और करेंगे। और ये भी जानें कि ये जो इसका प्रयोग, पैक्टिन का प्रयोग किसके लिए किया जाता है? जो इन फलों के कोशिका भित्तियों में पाया जाता है, जिसमें लगभग 220 डिग्री फ़ारेनहाइट पर पकाकर एवं अम्ल तथा चीनी की मात्रा को मिलाकर क्या बनाया जाता है? जेली बनाया जाता है। ठीक है, और
ये जेली जो कि फल और शुगर पैक्टिन उसमें से निकाला, जिसे मतलब उसमें से रस निकाल लेते हैं, ठीक है। जैम में हम क्या करते हैं, गूदा पूरा बना देते हैं ना, और ये सिट्रस फ्रूट का होता है, तो इसलिए यहाँ पर क्या है, यहाँ पर उसको हम लोग क्या करते हैं, निचोड़ के उसका जूस निकाल के उसमें शुगर ऐड करके फिर उसके बाद जेली का निर्माण होता है। केले में नहीं है, गेहूँ में भी नहीं, अंडे में भी नहीं, ठीक। और तो फिर इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाता है, हमारा आंसर नंबर बी हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्यूटारिक अम्ल पाया जाता है अंडे में, सरसों के तेल में, मक्खन में, फलों में। तो ब्यूटारिक जो एसिड है वो किस में पाया जाएगा, वो हमारे पाया जाता है मक्खन में पाया जाता है। तो ब्यूटारिक एसिड ये क्या है, ये कुछ वनस्पति है और उसमें एस्टर्स के रूप में ये पाया जाने वाला एक वसीय अम्ल है, ठीक है। ये क्या है, हमारा फैटी एसिड ही है, हाँ? और ये कितने प्रतिशत तक पाया जाता है मक्खन में, इसको भी आपको याद रखना है। 4% तक मक्खन में पाया जाता है। और ये इसमें जब मक्खन ख़राब होता है ना, इसकी स्मेल हम कैसे जानते हैं, जब मक्खन ख़राब होता है तो क्या होता है, वो पानी अलग कर देता है, हो जाता है ना, तो फिर उसमें जो अजीब सी स्मेल आती है वही ब्यूटारिक एसिड की स्मेल है। और ये बनता किससे है, ये हमारे दही से या फिर खमीरीकृत क्रीम से बनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वसा के पाचन के लिए आवश्यक एंजाइम कौन सा है, रेनिन, अमाइलेज, लाइपेज, पेप्सिन। तो वसा के पाचन के लिए सबसे आवश्यक एंजाइम क्या है, लाइपेज है। तो आंसर नंबर सी यहाँ पर करेक्ट होता है, लाइपेज, ठीक है। तो ये क्या करता है, ये जो हमारे बॉडी में जो बाइल जूस निकलता है ना, बाइल जूस मतलब पित्तरस, पित्तरस कहाँ से स्रावित होता है, कभी भी कंफ्यूज नहीं होना, पित्त से नहीं, लीवर से ये स्रावित होता है। कहाँ से स्रावित होगा, ये हमारे लीवर से स्रावित होता है। और बाइल जूस मतलब जो आपका पित्ताशय है, पित्ताशय में ये क्या होता है, स्टोर होता है, ठीक है। तो ये जो है ये बाइल जूस जो है वो क्या करता है, ये वसा को ग्लिसरॉल तथा वसीय अम्ल में परिवर्तित कर देता है। किस में परिवर्तित करेगा, ग्लिसरॉल तथा वसीय अम्ल में परिवर्तित कर देगा। और पित्तरस क्या परिवर्तित करने के बाद क्या करता है, जो हमारा ये वसा है हमारी, जो ये बड़े बड़े उसमें है, उसको क्या करता है, छोटे फॉर्म में ले आता है परिवर्तित करके बाइल जूस। तो फिर उसके बाद ये इससे परिवर्तित करता है, और फिर परिवर्तित करने के बाद जिससे कि आसानी से उसका डाइजेशन एब्जॉर्प्शन हो पाता है। गेलफोर्ड के मॉडल के अनुसार मानव बुद्धि को कितने भागों में विभाजित किया गया है, फैक्ट बेस्ड क्वेश्चन है। और जिसने जिस तरह के मॉडल दिए हैं उस तरह से उन्होंने उसको अपने अपने हिसाब से वर्गीकृत किया है। तो 60, 120, 180 और 220 कारक। तो इसका करेक्ट आंसर होता है 120 कारक, ठीक। तो इसका करेक्ट आंसर हमारा क्या हो गया, 120 कारक हो गया। ये फैक्ट बेस्ड क्वेश्चन है, इसमें समझाने जैसा कोई इतना ज़्यादा नहीं है। और थोड़ा सा मैं आपको बता दूं कि जो गिलफोर्ड की जो संरचना थी, इन्होंने मानव बुद्धि की संरचना का एक मॉडल बनाया, जो हमारी बुद्धि है उसका एक मॉडल बनाया, और उसके 3 आयाम दिए। कौन कौन से, संचालन, उत्पादन और विषय वस्तु। कौन कौन से, संचालन, उत्पादन और विषय वस्तु। अगर आपको जो कुछ भी इंपॉर्टेंट लगे आप उसको नोट करते चलिए, छूट जाए तो वीडियो को वहीं पर पॉज करके फिर से आप प्ले करके देख सकते हैं, जिससे कि आपका बिल्कुल भी छूटेगा नहीं। हरा, नारंगी एवं बैंगनी रंग, हरा, नारंगी एवं बैंगनी रंग क्या है, तो प्राथमिक रंग, द्वितीयक रंग, मध्यवर्ती रंग, तृतीयक रंग। करेक्ट आंसर इज द्वितीयक रंग, ठीक है। ये प्राइमरी और सेकेंडरी कलर की यहाँ पर बात पूछ रहा है, तो कुछ नहीं करना, जब भी आपको इस तरह के प्रश्न आए तुरंत एक इस तरह से ट्रायंगल बनाए जिसमें आप क्या करें, रेड को ऊपर रख दें, येलो इस साइड में, और फिर आपका ब्लू कलर इस साइड में रहेगा, ठीक है। तो आप इस तरह से याद रखें। ये आपका कौन सा है, ये आपके ये तीनों आपके क्या हैं, ये आपके प्राइमरी कलर्स हैं, ओके। प्राइमरी कलर्स तो आपको याद रखने हैं। फिर उसके बाद इसी से आप अपोजिट ट्रायंगल बनाएं, और ट्रायंगल बनाने के बाद अब इन दोनों रंगों को मिला दें। तो रेड और येलो को क्या मिलाएंगे तो क्या बन जाएगा, ऑरेंज आपका बन जाता है, ठीक। और ब्लू और रेड को अगर मिलाते हैं तो यहाँ पर हमारा कौन सा कलर बनता है, पर्पल कलर बन जाता है, ओके। और यहाँ पर ब्लू और येलो को मिलाने पर यहाँ पर हमारा कौन सा कलर बनता है, ग्रीन कलर बनता है। तो अब आप देखेंगे ग्रीन, पर्पल और ऑरेंज, ठीक। तो ग्रीन,
यहाँ पर आपका ग्रीन हो गया, ये पर्पल हो गया और ये ऑरेंज, हरा, नारंगी और बैंगनी, ये तीनों कलर आपको मिल गया। तो ये सब हमारे क्या हैं, ये सारे हमारे सेकेंडरी कलर्स हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा किशोरावस्था का विकासात्मक कार्य नहीं है? प्रश्न को बहुत ही ध्यान से पढ़ें। ए ऑप्शन व्यवसाय का चयन, दूसरा वस्तु स्थिरण प्राप्त करना, तीसरा आत्म पहचान का विकास और चौथा क्या है आपका शारीरिक परिवर्तनों को स्वीकारना। ठीक, तो ये जब हम बात इस तरह से करते हैं कि कौन कौन से चरण, तो आपको तुरंत ही आपके दिमाग में जीन पियाजे आ जाना चाहिए जिन्होंने 4 अवस्थाओं में बांटा था। ठीक है, तो ये वस्तु स्थिरण की पहचान करना, ये आपके कौन सी संवेदी प्रेरक अवस्था नहीं है, ये आपकी है, ये आपकी बाल्यावस्था की अवस्था है। ठीक है, तो ये संवेदी प्रेरक अवस्था नहीं। और फिर देखिए व्यवसाय का चयन जब हम एडल्ट हो जाएंगे तब करेंगे, तो ये औपचारिक की बात हो जाती है। फिर आत्म पहचान का विकास, आत्म पहचान कब बनाएंगे, जब बड़े हो जाएंगे तभी तो आत्म पहचान और शारीरिक परिवर्तनों को स्वीकार करना, अर्थात कि ये किशोरावस्था या औपचारिक अवस्था की यहाँ पर बात करता है। ठीक है, तो ये आपकी प्री ऑपरेशनल थ्योरी के अंतर्गत ये वाला आता है, तो इसलिए ये करेक्ट आंसर बी यहाँ पर करेक्ट हो जाता है, वस्तु स्थिरण को पहचान करना। तो फिर आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या होता है, वस्तु स्थिरण को पहचान करना। तो आप ऑप्शन बी यहाँ पर आपका करेक्ट होता है, क्योंकि यह किशोरावस्था का कार्य नहीं है। आपको नहीं पर बहुत ही ज़्यादा विशेष ध्यान देना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बालक के प्रारंभिक सामाजिक विकास का आधारीय कारक है क्या है? उसकी शारीरिक स्थिति, उसकी वंशानुगत विशेषताएं, उसकी सामाजिक अंतःक्रिया, उसकी मानसिक स्थिति। तो यहाँ पर इसका करेक्ट आंसर होता है उसकी मानसिक स्थिति। क्या होती है? उसकी मानसिक स्थिति। यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होता है, क्योंकि सामाजिक विकास का आधारीय पूछ रहा है ना, यहाँ बेस पूछ रहा है। अगर हमारा मेंटल डेवलपमेंट अच्छे से हुआ रहेगा तो हम सारी क्रियाओं को अच्छे से कर पाएंगे। तो बहुत सारे साइंटिस्ट हैं, जैसे हैं मिडल हैं, आगबन हैं, इन्होंने ये कहा कि कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो कि सामाजिक विकास आपका करने में बहुत ही ज़्यादा सहायक होती हैं, और ये सारी चीज़ें आपके अंदर तभी आएंगी जब उसकी मानसिक स्थिति अच्छी रहेगी व्यक्ति की, जैसे कि सामंजस्य है, आविष्कार है, प्रसार है, ज्ञान भंडार है, औद्योगिकरण है, नगरीकरण है, आर्थिक स्थिति है, सामाजिक गतिशीलता इत्यादि। ठीक है, तो ये कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें थी जो मैंने आपको बताई हैं। नवजात शिशु की हृदय की गति कितनी होती है? ये प्रश्न बहुत बार परीक्षाओं में पूछा गया है कि कितनी होती है। आपको याद रखना है हमसे दुगनी होती है। ठीक है, तो हमारा क्या है, जैसे नॉर्मल हम करते हैं तो वहाँ पर क्या हमारा 70 से 90 हम देखते हैं हार्ट बीट, और बहुत ही ज़्यादा करेक्ट जाए तो 72 पे देखते हैं ना। तो अगर इसको हमें याद रखना है कि 72 है, 72 140, तो 140 किस ऑप्शन में, इसमें है ना। तो 120 से 140 करेक्ट आंसर क्या है, 120 से 140 प्रति मिनट। ठीक, तो ये आपको याद रखना है, क्योंकि जो छोटे बच्चे हैं उनकी हृदय की गति बहुत तेज़ होती है। बालक के अपने पालनकर्ता के संबंध में मुख्य निर्धारक माना जाता है, किसको भाई माना जाता है मुख्य निर्धारक? तो बालक का पालनकर्ता संज्ञानात्मक विकास का, बुद्धि एवं विकास का, स्वभाव का, संज्ञानात्मक एवं संवेगात्मक विकास का। प्रश्न को ध्यान से पढ़ें, उसी में से उत्तर ढूंढें। ज़रूरी नहीं कि वो सारे प्रश्न हम कितना भी पढ़ लें, लेकिन हम सारे प्रश्नों का जवाब, क्योंकि फैक्ट बेस्ड क्वेश्चन तो आते नहीं हैं कि हमने जो रटा और वही आ गया, ऐसा तो है नहीं। तो फिर इसलिए हम लोग को ये ध्यान रखना है कि प्रश्न का की पॉइंट पकड़ते हैं तो पालनकर्ता से संबंध। ठीक है, तो पालनकर्ता से क्या संबंध है? जब भी हमें कोई पालेगा तो उससे क्या संवेगात्मक तो जरूर ही रहेगा ना, क्योंकि हम उससे इमोशनली जुड़े हुए होते हैं। और संज्ञानात्मक मतलब बौद्धिक, तो संज्ञानात्मक एवं संवेगात्मक विकास है। बालक के अपने पालनकर्ता से संबंध मुख्य निर्धारक माने जाते हैं, मतलब जैसा संबंध रहेगा वैसे ही आपकी पर्सनालिटी डेवलप होगी। ठीक है, बहुत मार पीट वाले माता पिता या इस तरह के माता पिता, तो उससे क्या होता है, बच्चे का डेवलपमेंट उतने अच्छे से नहीं हो पाता। तो ये हमारे आज के प्रश्न थे, और आपने देखा कि बहुत ही अच्छे से एनालिसिस करके मैंने आपके सारे प्रश्नों, जितने भी ऑप्शन थे उसको मैंने आपको समझाया है। तो अगर मेरा पढ़ाया हुआ आपको समझ में आ रहा है, बताया हुआ समझ में आ रहा है, तो प्लीज़ लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और मेरा चैनल सब्सक्राइब करें। और साथ ही मेरे टेलीग्राम चैनल पर भी जुड़ें, जो कि होम साइंस एग्ज़ाम मास्टर है, और डिस्क्रिप्शन में भी इसका लिंक दिया हुआ है। और वीडियोज़ देखने के लिए मेरी प्लेलिस्ट पे जाएँ। ओके, थैंक यू।